नाज़रीन आदाब, हमारे खास प्रोग्राम नौजवान हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल है। हमारे पुराने शोज देखकर अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों तक रोजगार की नई और अहम जानकारियां पहुंचाना है। रिवायती शोबों से हटकर वो क्या कर सकते हैं, कहां अपना करियर बना सकते हैं, ये जानकारी भी युवा पीढ़ी तक पहुंचाना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आज बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन की। क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, कैसे डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए अपना करियर बनाया जा सकता है, संवारा जा सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नागेश्वर राव जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। तो इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, आपको दिखाते हैं अपनी एक रिपोर्ट जिससे आपको पता लगेगा कि डिस्टेंस एजुकेशन में क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और कैसे इनका फायदा उठाया जा सकता है। हिंदुस्तान में डिस्टेंस एजुकेशन के कई नौजवानों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। अगर आप किन्हीं वजूहात के चलते रेगुलर कॉलेज नहीं जा सके हों तो डिस्टेंस एजुकेशन एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन से मिलने वाली डिग्री भी रेगुलर की तरह ही होती है, जिसका इस्तेमाल आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी जहां साइंस से लेकर ह्यूमैनिटीज, जर्नलिज्म से लेकर मैनेजमेंट, टीचिंग से लेकर टेक्निकल कोर्सेज सब कुछ डिस्टेंस लर्निंग के जरिए किए जा सकते हैं, वह है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसे आमतौर पर इग्नू के नाम से जाना जाता है। हो भी क्यों ना, एजुकेशन वर्ल्ड में इग्नू ने बीते कुछ सालों में अपनी एक खास पहचान जो बनाई है। यहाँ के कोर्सेज न सिर्फ भरोसेमंद हैं, बल्कि जॉब मार्केट में इनकी वैल्यू भी रेगुलर कोर्सेज जैसी है। इग्नू के जरिए चलाए जा रहे कोर्सेज को तय करने में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वे ज़रूरतों पर मबनी हों। मौजूदा वक्त में इग्नू हायर एजुकेशन हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले उन सभी लोगों के लिए एक वरदान की तरह है जो किसी वजह से रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते। इस इरादे में आज के दौर की डिमांड के हिसाब से लगभग सभी कोर्स दस्तयाब हैं। भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी इग्नू का जाल बिछा हुआ है। कई तरह के कोर्स ऑफर करने वाला इग्नू साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में दाखिले लेता है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि आज इग्नू न सिर्फ रिवायती तालीम बल्कि वोकेशनल कोर्सेज में तालीम देकर हुकूमत की स्किल इंडिया जैसी स्कीम्स को भी ज़मीनी सतह पर कामयाब बना रहा है। सर, पहला सवाल आपसे यही कि डिस्टेंस एजुकेशन कितनी अलग है रेगुलर एजुकेशन से, वो समझा दे सबको, और क्या अहमियत रखती है। डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित है। छात्र के घर जाकर के उसका प्रवेश लेती है, छात्र के घर पाठ्य सामग्री पहुंचाती है, छात्र के घर के आसपास है ना काउंसलिंग करती है, परामर्श सत्र आयोजित करती है, और छात्र के घर के आसपास ही परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। यानी यहाँ पर छात्र की सुविधा को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। यहाँ जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वह पाठ्य सामग्री इस प्रकार से है जिसमें शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं रहता है, वो इनविजिबल टीचर रहता है। मतलब मटेरियल इस तरह से लिखा रहता है जैसे कि एक शिक्षक पढ़ा रहा है, उस मटेरियल को देखते जाइए और आपको समझ आए कि शिक्षक सामने बैठा है, पढ़ा रहा है। यह जो व्यवस्था है यह यूनिक व्यवस्था है, और देश में 1980 से 82 से पहला मुक्त विश्वविद्यालय 82 में शुरू हुआ था अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से, और 85 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो उसमें यह व्यवस्था पूरी शुरू हुई और पूरे देश में अब ये बहुत बड़ी भूमिका अपना रहा है। बड़ी भूमिका, जैसे आपने बोला, कुछ नंबर्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो आप बता सकें कि डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए इग्नू से ही कितने बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, इग्नू से अभी वर्तमान में जो पंजीकृत बच्चे हैं वो लगभग 30 लाख हैं। 30 लाख, और हर साल लगभग नए बच्चे जो प्रवेश लेते हैं वो लगभग 8 से 9 लाख लेते हैं, और जो पुराने बच्चे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं उनकी संख्या 6 से 7 लाख रहती है। कुल मिलाकर के 10 से 15 लाख बच्चे हर साल हमारे पास रहते हैं जो पूरे देश में फैले हुए रहते हैं, और हर बार साल में 2 बार परीक्षाएं कराते हैं, और 2 बार जो परीक्षाएं कराते हैं वो जून और दिसंबर में कराते हैं। इसी प्रकार से प्रवेश भी जनवरी और जुलाई 2 सत्र रहते हैं, और जुलाई वाले सत्र में निश्चित रूप से ज़्यादा संख्या रहती प्रवेश लेने वालों की, और जो दिसंबर सत्र है, जो जनवरी सत्र है, उसमें उनकी संख्या रिलेटिवली कम रहती है। लेकिन दोनों ही सत्रों में साल भर हमारे यहाँ एक प्रकार से शिक्षण व्यवस्था बनी रहती है, और सत्र हमेशा हमारा नियमित रहता है।
तो मतलब 2 बार आप साल में एडमिशन ले सकते हैं कोर्सेज के अंदर। जी। दूसरा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर? देखिए, अभी जो पिछले 7-8 सालों में अगर आप देखें तो दूरस्थ शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। पहले ये माना जाता था कि डिस्टेंस एजुकेशन मतलब है करस्पॉन्डेंस कोर्स, केवल किताबें बांट दीजिए, किताबें भेज दिए तो आपका कोर्स हो जाएगा। हाँ। लेकिन नहीं, अब उस दूरस्थ शिक्षा में हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। काउंसलिंग के लिए जो शिक्षक जाते हैं और जो बच्चों से बात करते हैं वो परामर्श सत्र कहलाते हैं। लेकिन उन परामर्श सत्रों के साथ हमारे पास एक वरिष्ठ लोग हैं जो अपना लेक्चर देते हैं, और उस लेक्चर को हम लोग ज्ञान दर्शन के माध्यम से बच्चों तक पहुँचा, पूरे देश भर में। ज्ञान दर्शन हमारे पास दिल्ली में EMPC के माध्यम से पूरे देश भर में चलता है। ये मस्ट कैरी चैनल है और हर चैनल पे उपलब्ध रहेगा, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड हो। और उसमें 24 घंटे कार्यक्रम चलते रहते हैं, 12 घंटे का कार्यक्रम बार बार रिपीट होता रहता है। और अभी जो कोरोना काल था उसमें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा भी की थी, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो अपने पाठ्यक्रमों के लिए आप इग्नू का ज्ञान दर्शन चैनल देखिए। यानी जो उसमें पुराने समय से जितने वीडियोस बनते चले आ रहे थे वो सारे के सारे वीडियोस इस समय शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं बच्चों को। एक लिमिटेशन कही जाती है डिस्टेंस एजुकेशन की कि आप जब रेगुलर कोर्स करते हो, क्लासरूम में जाते हो, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हो जो आपको परेशानी आई पढ़ते हुए। ये इस लिमिटेशन को कैसे पूरा करने की, कवर अप करने की कोशिश की है इग्नू ने? देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि परामर्श सत्र होते हैं। हाँ। यहाँ पर लेक्चर्स नहीं होते हैं। हाँ। परामर्श का मतलब ये है कि लड़का हमारी पाठ्य सामग्री को पढ़ के आएगा और शिक्षक से बात करेगा। शिक्षक उनको कहेगा ये प्रश्न का समाधान ये है, अगर आपको कोई प्रश्न परामर्श चाहिए तो परामर्श प्राप्त करिए। वहाँ लेक्चर्स के रूप में बातचीत नहीं होती है, काउंसलिंग वर्ड है। और ये सब कुछ ऑनलाइन है? ऑनलाइन नहीं, पहले तो फेस टू फेस होता था। हाँ। फेस टू फेस होता था और उसमें बच्चा आता था अपने घर के पास जो स्टडी सेंटर है, बिल्कुल, उस स्टडी सेंटर में आता था। हाँ। और स्टडी सेंटर में बातचीत करता था। और अभी भी व्यवस्था चली है। हाँ। हमारे पास 40,000 देश में काउंसलर्स फैले हुए हैं पूरे देश भर में, और लगभग 3,000 हमारे स्टडी सेंटर्स हैं। उन 3,000 स्टडी सेंटर्स पर बच्चे जाते हैं और अपने अपने विषय के जो पारंगत लोग हैं, जिनको हम लोग अनुमोदित करते हैं, वो हमारे काउंसलर्स होते हैं जो बच्चों से बात करते हैं। लेक्चर्स कम होते हैं क्योंकि लेक्चर्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल लोगों को दे रखा है। हाँ। और जो परामर्श सत्र हैं उसमें हम लोग प्रश्न उत्तर करके कराते हैं। ठीक है। और निश्चित सत्र भी दिए हुए हैं। हाँ। 8 क्रेडिट के लिए कितने परामर्श सत्र होंगे, 4 क्रेडिट के लिए कितने परामर्श सत्र होंगे। हाँ। तो परामर्श की व्यवस्था हर सेमेस्टर के साथ, हर वर्ष के साथ जुड़ी हुई है। तो कुछ नए प्रयोग भी डिस्टेंस एजुकेशन में हो रहे हैं या इग्नू कर रहा है? कुछ नए ट्रेंड्स हैं जो कि चालू किए गए जिससे और फायदा हो सकता है स्टूडेंट्स को? देखिए, अभी हाल ही में जो कोरोना ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को दे रखी है, या एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल रखी है हम लोगों को। बिल्कुल। कि जो पाठ्य सामग्री हमारे पास उपलब्ध थी वो सारी की सारी पाठ्य सामग्री हम लोग के पास पहले से ही ई ज्ञान कोश में उपलब्ध थी। ई ज्ञान कोश हमारा एक पोर्टल था जिसको बहुत पहले का पोर्टल है, और उसमें हमारे सारे पाठ्य सामग्री एक जगह उपलब्ध है। उस पाठ्य सामग्री को लोग, अभी पाठ्य सामग्री नहीं पहुंच पा रही, पोस्टल डिपार्टमेंट्स बंद हैं, तो लोगों ने उस वहाँ ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करना शुरू कर दिया। उसमें एक और अभिनव प्रयोग हम लोगों ने भी जोड़ा कि मोबाइल ऐप, ई कंटेंट ऐप। ई कंटेंट ऐप में इग्नू के सारे पाठ्यक्रमों का, सारे विषयों की पाठ्य सामग्री हमारे ई कंटेंट ऐप जो है हमारे मोबाइल पे उपलब्ध है। ये ऐप का नाम ही है? हाँ, ई कंटेंट ऐप है, इग्नू का है, ऑलरेडी हर जगह पर गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और हमारे मोबाइल में सारे कोर्सेज हमारे पास है। अभी आप कोई भी प्रश्न पूछोगे तो मैं इससे निकाल के दिखा दूंगा और कोई भी बच्चा डाउनलोड कर सकता है। इसमें क्या हुआ कि ये कोरोना के दौरान पहले इनकी संख्या 3 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था, अब ये 6 लाख हो गई है। बहुत अच्छी बात। अब लोगों को ये मालूम होने लगा कि अच्छा, मटेरियल नहीं मिला कोई बात नहीं, हमारे पास डाउनलोड करके हम मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हमने बना रखा है कि बहुत से लोग IAS PCS पढ़ने के लिए इसके प्रयोग करते हैं पाठ्य सामग्री का, तो उस पाठ्य सामग्री का प्रयोग उस तरह से कर सकते हैं। एक तो यह है कि मटेरियल के कंटेक्स्ट में ये बहुत बड़ा अभिनव प्रयोग है ई कंटेंट का, जिसमें मोबाइल ऐप भी है और हमारा ई ज्ञान कोश है, और दोनों बहुत ही एक्टिवली उपयोग हो रहे हैं। और अभी हम लोगों ने क्या किया है कि ई ज्ञान कोश में कुछ वीडियोस भी डालना शुरू कर दिया है। ठीक है।
जिससे कि अगर मान लिया वीडियो कोई डाउनलोड करना चाहिए, वीडियो भी डाउनलोड कर ले किसी विषय का, क्योंकि EMPC में जो वीडियोस लोगों ने टीचर्स ने दे रखे हैं वो भी हमारे पास ई-ज्ञान कोश में उपलब्ध है। चलिए, ये टेक्नोलॉजिकली आपने बताया किस तरीके से एडवांसमेंट हुई है और इग्नू किस तरीके से उसमें काम कर रहा है। दूसरा जो इंडस्ट्री साइड है, जैसे रेगुलर कोर्सेज में होता है कि भाई इंडस्ट्री से जोड़ा जाता है, इंटर्नशिप करवाई जाती है बच्चों को, और इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए अपने रेगुलरली अपने कंटेंट को भी अपग्रेड किया जाता है। कुछ ऐसा डिस्टेंस एजुकेशन में भी होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। यहाँ पर जो हमारे स्कूल बोर्ड हैं, स्कूल बोर्ड जहाँ पर पाठ्य सामग्री का निर्माण होता है उसमें हम लोग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ही रखते हैं। बिल्कुल। तो इंडस्ट्री का इनपुट आता है। इंटर्नशिप की बात कही, हमारे पास एक BBA रिटेलिंग का कोर्स है। अच्छा। उसमें BBA रिटेलिंग के कोर्स में पूरा का पूरा इंटर्नशिप है, और इंटर्नशिप के आधार पर ही उसके पाठ्यक्रम पूरे तैयार हैं, और उसमें बच्चे को वहाँ पर ऑलरेडी इंटर्नशिप करता रहता है और हमारे पाठ्यक्रम को पढ़ता रहता है। इवन जो CA और ICW के कोर्सेज हैं उसके साथ भी हमारा MOU है, और उसमें भी जो पाठ्यक्रम है वो CA भी कर सकता है, और हमारे यहाँ का BCom का जो पाठ्यक्रम है उसका पहला साल या दूसरा साल इस तरह से कर सकता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इसमें इंडस्ट्री हो या प्रोफेशनल बॉडीज हो। अभी हमारा हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का है, बहुत पॉपुलर कोर्स है। इसमें देश के सारे बड़े बड़े होटल्स हैं, उसमें हमारे बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं और अपनी डिग्री भी प्राप्त कर रहे हैं, और ये सब एम्प्लॉयबल होते हैं और इनको अच्छी तरह से नौकरी मिल जाती है। इसमें कहीं हॉस्पिटल्स में जितने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी कोर्सेज हमारे पास, वे सारे के सारे इंटर्नशिप बेस्ड हैं। अस्पताल में काम कर रहे हैं, वो अस्पताल में काम करते हुए हमारे कोर्सेज को करते हैं। काम करना कंपलसरी है वहाँ पर, इंटर्नशिप करना, और फिर वो हमारे कोर्स को करते हैं, उससे वो एम्प्लॉयबल भी हो जाते हैं और स्किल भी आ जाता है। हाँ, वो इंटर्नशिप जो है वो कोर्स का हिस्सा ही कोर्स का हिस्सा है। अच्छा, एक जनरल परसेप्शन है, एक मतलब लोगों के अंदर ये है कि अगर आप रेगुलर कोर्स करते हो तो उसकी अहमियत ज़्यादा है, और डिस्टेंस एजुकेशन करते हो तो उसकी अहमियत कम है। इंडस्ट्री इस तरीके से आपको परसीव करती है, क्या ये सच है या इसमें थोड़ा अंतर है? ऐसा कोई परसेप्शन, देखिए परसेप्शन तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग किसी एक विश्वविद्यालय के बारे में, जो परंपरागत विश्वविद्यालय है उसके बारे में भी सोच सकते हैं इसका कोर्स बहुत अच्छा नहीं है, किसी एक अन्य विश्वविद्यालय का नहीं, इसका कोर्स बहुत अच्छा है। तो ये जो विश्वविद्यालय परंपरागत भी होते हैं उसमें भी इस प्रकार का परसेप्शन अलग अलग रहते हैं। हाँ, कि कौन अच्छा है, कौन सेकंड बेस्ट है, कौन वो यूनिवर्सिटी बढ़िया है, वो कॉलेज बढ़िया है, इस तरह की बातें होती रहती है। लेकिन जहाँ तक UGC के स्तर पर है, राज्य के स्तर पर है या केंद्र के स्तर पर है, मंत्रालय के स्तर पर है, दोनों की डिग्रियां इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। ठीक है। दोनों के ड्यूरेशन बराबर हैं, दोनों के कोर्स कैरिकुला बराबर हैं, क्रेडिट जो सिस्टम है वो बराबर है। केवल एक ही अंतर क्या है, वो है मोड, टीचिंग मोड। हाँ। बाकी मटेरियल हमारे पास सही है, वहाँ पर किताब उपलब्ध पढ़ते हैं लड़के, यहाँ पर हमारा बनाया हुआ मटेरियल पढ़ते हैं, जिसमें 2 बार वो टीचर आता है। एक बार टीचर मटेरियल बनाता है और दूसरा बार उसको परामर्श देने के लिए आता है। मतलब एडमिशन यहाँ भी होता है, एग्जामिनेशन यहाँ भी होता है। मतलब यहाँ पर हम टीचर की भूमिका ज़्यादा प्रभावपूर्ण है। यहाँ पर टीचर जो लिखता है वो परमानेंट रिकॉर्ड में रहता है, जो बोलता है वो भी परमानेंट रिकॉर्ड में रहता है। क्योंकि अब हम लोग जो फेसबुक और ये जो चैनल्स का प्रयोग कर रहे हैं, उन चैनल्स के प्रयोग से हमने जो भी बोला है, हमारी सारी बातें परमानेंटली रिकॉर्डेड हैं, और उसका रिव्यू हर किसी भी क्षण पे हो सकता है। मैं गलत कोई चीज़ नहीं बोल सकता। परंपरागत जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जिसमें कॉलेजेस में हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई त्रुटि भी हो गई तो उस त्रुटि को वहाँ पर सुधारा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सुधारने का कोई अवसर रहता नहीं है। बहुत अच्छी बात। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर शिक्षक बहुत तन्मयता से बातचीत करते हैं। और अभी जो कोविड-19 के दौरान फेसबुक के जो सेशंस लागू हुए, इग्नू ने पहली बार बहुत अच्छा प्रयोग किया, और हमारे फेसबुक के रिस्पॉन्सेज है 4000, 5000, 10,000, 20,000 बच्चों ने पूरा देखा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग नहीं देख पाए उसका वीडियो अपने पास रखे, और वीडियो को जब बाकी लोगों को बताया कि इस वीडियो को देख लो, तो उसका रीयूज भी हो गया। जबकि परंपरागत जो कक्षाएं हैं, जो हमारी परामर्श कक्षाएं होती थी या परंपरागत कक्षाएं हैं, एक बार क्लास में नहीं गए तो भूल गए, कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। यहाँ तो पूरा लेक्चर आप वीडियो के रूप में रखे हो, 4 बार सुन सकते हो, 5 बार सुन सकते हो, जब भी आपको आवश्यकता हो। परीक्षा जैसे नजदीक है फिर आपने सुन लिया, जिससे कि आपकी तैयारी भी अच्छी हो सकती है। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंच रही है कि इग्नू में ये नए ज़माने से तालमेल बैठा के चलने का जो उन्होंने प्रयास किया है वो रंग ला रहा है, और वो मैदान पर दिख भी रहा है, ज़मीन पर उसका असर दिख भी रहा है। एक चीज़ सर और इसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा, प्लेसमेंट में आखिरकार क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे आप जाते हो, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या कॉलेजेस होते हैं, वहाँ प्लेसमेंट के लिए एक सेल भी बनाया होता है। क्या इग्नू में भी ऐसी कोई व्यवस्था है? बिल्कुल। देखिए, 2 तरह से बातें हैं। जब यह दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालय बने थे, उसमें एक पोर्शन तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग हैं, वे डिग्री लेने के लिए आते थे, तो उनके प्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अभी भी लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम में एम्प्लॉयबल, जो एम्प्लॉयड लोग हैं वही करते हैं। बाकी जो 70% है, उनके लिए हमारे प्लेसमेंट व्यवस्थाएं हैं।
हर सेंट्रलाइज्ड भी है और हमारे हर रीजनल सेंटर में हर जगह प्लेसमेंट सेल बना हुआ है। और पिछले 4-5 सालों से उसके नंबर्स भी हमारे पास बहुत उपलब्ध हैं, जिसमें अभी रिटेलिंग का ही अभी आया था। अभी कल ही मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, 2019 का है, उसमें 100 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था और 100 के 100 सेलेक्ट हो गए। बहुत बढ़िया। यहाँ स्पाइस जेट और ये इंडिगो के बीच 2 बार इंटरव्यू हुए थे, 2015-16 की बात है। उसमें सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये बच्चे में स्किल भी है और नॉलेज भी है इन बच्चों के पास, और ये किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं, कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव कंपनी आती है उससे बातचीत होती है। हमारा जो प्लेसमेंट का नेटवर्क पूरे देश भर में फैला हुआ है, केवल रिस्ट्रिक्टेड केवल दिल्ली में नहीं है। हमारे पास दिल्ली में भी ऑफिस है, दिल्ली में सेंट्रल प्लेसमेंट ऑफिसर बना हुआ है और वो भी अपना कार्य देखता है, उसका एक ऑफिस भी है। और हमने हर रीजनल सेंटर में इस कार्य को दिया हुआ है और हम लोग अपने एलुमनी से भी, पूरा छात्रों से भी जोड़ रहे हैं, जिससे कि हमें अपने प्लेसमेंट की प्रक्रियाओं में सहायता मिले। हमें पूरा छात्र से बहुत फायदा इसलिए कि हमारे बहुत से पूरा छात्र एम्प्लॉयड हैं, तो वो हमारी ज़्यादा मदद करते हैं। जो एलुमनाई इसको पूरा छात्र कहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और इग्नू का पूरा छात्र कहीं भी देखेंगे हमें मिल जाते हैं, एयरपोर्ट से लेकर के इनकम टैक्स ऑफिस हो या PWD हो, कहीं पर भी मिल जाएंगे। हमारे पास बच्चे सब जगह फैले हुए, मैनेजमेंट में तो हर जगह फैले हुए हैं जी। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। जो लोग साइड बाय साइड अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अपग्रेड होना चाहते हैं, एक डिग्री हासिल करना चाहते हैं, ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ का जो ऑप्शन है ये अच्छा है। और ऐसी कोई कमी नहीं है कि रेगुलर कॉलेज में आप जाएँ तो वहाँ पर बेहतर प्लेसमेंट मिल जाएगी या बेहतर ज्ञान मिल जाएगा। यहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। सर, स्किल इंडिया पर बात करते हैं। स्किल इंडिया के लिए भी जो सरकार की मुहिम है, उसके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ ने, इग्नू ने क्या प्रयास किया है? देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि एक तो हमारा हेल्थ साइंसेस के कोर्स है, बिल्कुल, उसमें जो स्किल कंपोनेंट है उसके लिए हम लोग इंटर्नशिप देते हैं और वो स्किल वाला जोड़ते हैं। एग्रीकल्चर में जो स्किल्स है वो भी हम लोग, एग्रीकल्चर के जो स्किल के सर्टिफिकेट कार्यक्रम है उनमें हम लोग जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से BBA रिटेलिंग है, हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ कहीं भी स्किल को जोड़ने की संभावना है वो हम लोग जोड़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने CBCS लागू किया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसमें जो बहुत से कोर कोर्सेज हैं, इलेक्टिव कोर्सेज हैं, स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, ये सारे के सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इसलिए स्किल की जो बात कही जा रही है, सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स तो हम लोग देते ही देते हैं, और जो टेक्निकल स्किल्स है जहाँ जब जिसकी आवश्यकता होगी उन स्किल्स को वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने फूड और उसकी बात कही थी, तो फूड वाले जो कोर्सेज है उसमें भी उससे रिलेटेड टेक्निकल स्किल उनको प्रोवाइड की जाती है, तभी जाके डिग्री देते हैं। इसीलिए हर पेपर में हम लोगों ने प्रोजेक्ट रखा हुआ है, लगभग प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। कई लोग क्या होते हैं, थ्योरी पेपर तो पास हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट वाला काम है उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि प्रोजेक्ट की हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, सिनॉप्सिस से लेकर के इवैल्यूएशन तक। तो कई बार उनको प्रोजेक्ट जमा करने में सिनॉप्सिस 2-3 बार रिवाइज होते हैं, कई बार लोग इधर उधर करके ले आना चाहते हैं, उस तरह का सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं हो पाता है। तो बहुत अच्छी बात है आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई पूरे इंडस्ट्री की तरह एक प्रोफेशनल कॉलेजेस जैसे रन होते हैं, अच्छे कॉलेजेस जिस तरीके से रन होते हैं उसी तरीके से रन किया जा रहा है। स्किल इंडिया में भी बहुत कुछ इग्नोर कर रहा है। अब बात कर लेते प्रवेश की, जो एंट्री एग्जामिनेशन होती हैं, उस आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से जज करते हो? जितना हम लोगों को नॉलेज है, जितना एक आम आदमी को पता होता है कि कोई भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकता है, उसके लिए कोई मापदंड है? अगर है तो वो क्या है? देखिए, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है पहुँच। हमें लोगों तक पहुंचना है। जिन लोगों को उच्च शिक्षा के अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं, हम उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और उसमें जो UGC ने न्यूनतम अर्हता किसी भी विषय के लिए निर्धारित की है, वह न्यूनतम अर्हता हम लोग उनके लिए देखते हैं जी। उसके बाद वो हमारी प्रक्रियाओं में आता है। हम वहाँ पर ये नहीं देखते कि उसका 40% है कि 50% है, लेकिन न्यूनतम अर्हता जो भी उसकी है, अगर वो एलिजिबल है तो हमारे यहाँ प्रवेश ले सकता है। लेकिन जो पास परसेंटेज है वो निश्चित रूप से कम हो जाता है। अगर कमजोर बच्चा आएगा तो अगर वो ठीक से नहीं कोप अप कर पाएगा तो उसको पास होने में टाइम लगता है। इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि हमने अभी आपको बताया था नंबर हमारे एडमिशन्स का 10 लाख का, 10 या 12 लाख का, लेकिन जो हर साल डिग्री हम लोग देते हैं वो 1.5 से 2 लाख डिग्री दे पाते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक तो दूरी के कारण या उनको परसुएशन नहीं होने के कारण ड्रॉप आउट्स होते हैं, और दूसरा ये है कि वो जो इनकी प्रक्रियाएं हैं उसमें हमारे लाख काउंसलिंग और परामर्श के बाद भी वे कहीं ना कहीं इम्तहानों में पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि असाइनमेंट्स देना है, इम्तहान देना है, प्रैक्टिकल्स देना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ये सारी प्रक्रियाओं में हमारे मार्गदर्शन के बावजूद भी जो बहुत कमज़ोर लोग हैं वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो
कुछ लोग करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, वो पास भी होकर निकल जाते हैं। इसलिए दोनों के लिए अवसर, हम अवसर देते हैं सबको, बट शिक्षा का अवसर दे रहे हैं उस शिक्षा का, जो बहुत बड़ी चीज़ है। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे 45% से कम है तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे, हम एडमिशन लेंगे अगर तुम उसके बाद अपने उस डिग्री के अर्ह हो जाओगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म दिया जाता है ओपन यूनिवर्सिटीज़ के जरिए और इग्नू इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप में लगन है, मेहनत करने की क्षमता है, कुछ कर गुजरना आप चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर अपने लिए एक डिग्री ले सकते हैं, फिर आगे चलकर कमाल कर सकते हैं अपने रिलेटिव फील्ड में। सर, शिक्षा नीति की बात कर, जो सरकार की नई शिक्षा नीति आई है, किस तरीके के बदलाव डिस्टेंस एजुकेशन में उसमें किए गए हैं और उससे छात्रों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, शिक्षा नीति जो अभी नई बनी है हमारे लिए बहुत अच्छी नीति है। अच्छा। क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं उसमें से बहुत सी बातें हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। अच्छा। जैसे इसमें कहा कि साल में 2 बार एग्ज़ाम, हमारे यहाँ साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पहले साल के बाद हम सर्टिफिकेट कोर्स, फिर दूसरे साल बाद डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और तीसरे साल हम डिग्री कोर्स देते हैं। हमारे यहाँ ये व्यवस्था बनी हुई पहले से ही, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है। MBA में फर्स्ट ईयर अगर आप कर लोगे तो कुछ देंगे, सेकंड ईयर करोगे तो एडवांस डिप्लोमा दे देंगे और थर्ड ईयर करोगे तो MBA दे देंगे। अच्छा। इस तरह की व्यवस्था पहले से बनी हुई है। इसी तरह से MCA में बनी हुई है। तो हम लोग का इंटीग्रेटेड और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। और ये जब हम लोग को इस प्रकार की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में मिली तो हमें बहुत अच्छा लगा। एक बहुत बड़ी बात जो हम लोग कर सकते हैं उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी की जो बात कही गई है, शायद परंपरागत विश्वविद्यालयों को बहुत टाइम लगेगा उसको समझने में, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी का चॉइस किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा। अभी भी हमारे यहाँ जो लड़कों को ऑप्शंस हैं, जैसे उन्होंने कहा कि एक साइंस का कोर्स ले सकता है, एक आर्ट्स का कोर्स ले सकता है और एक है एग्रीकल्चर कोर्स। ये एक ही साथ 2 कोर्सेज या 3 कोर्सेज, ये नई शिक्षा नीति में है। लेकिन परंपरागत विश्वविद्यालय में जाएगा तो उसको उसके टाइम टेबल बनाने में और लड़के को क्लास अटेंड करने में दिक्कत आएगी। लेकिन हमारे यहाँ वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि एग्रीकल्चर का बच्चा एग्रीकल्चर का कोर्स ले लेगा, एक पेपर, फिर साइंस का ले लेगा और एक ह्यूमैनिटीज़ का ले लेगा, तीनों पेपर पढ़ सकता है, क्योंकि काउंसलिंग क्लासेस अलग अलग रहती हैं और काउंसलिंग उनके सुविधा के हिसाब से बनते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चरली कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि मटेरियल उसका एक साथ जोड़ लेंगे, कहीं पर भी जोड़ लेगा, मटेरियल भी उपलब्ध है, सारा मटेरियल उनका एक मोबाइल ऐप पे उपलब्ध है। बिल्कुल। अच्छा, इस बीच में हम लोगों ने एक और जो बड़ी चीज़ की थी कि जिन लोगों को पाठ्य सामग्री प्रिंट फॉर्म में नहीं चाहिए, बहुत से लोग नहीं चाहते, क्या करेंगे, हम मोबाइल में देख लेंगे, तो उनको हमने कहा 15% फीस कम कर दिया। अच्छा, तो मोबाइल में ले लो भैया, वैसे ही बहुत नॉमिनल फीस है। हाँ, उसको भी और कम कर दिया। हमारे यहाँ जो फीस है अंडर ग्रेजुएट में पूरी 10,000 रुपये में 3 साल की पढ़ाई हो जाती है, बिल्कुल, प्लस मटेरियल दे करके। हाँ, उसमें भी हमने कहा 15% और कम कर लो। तो आप देखिए कि मतलब हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न भी एड्रेस कर रहे हैं, और जो आदमी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहता है उसको कम पैसे में पूरे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और अभी हम लोग धीरे धीरे जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें एक जो परंपरागत जो शिक्षण पद्धति है उसमें एक और चीज़ है परीक्षा की व्यवस्थाओं में कि वो केवल परीक्षाएं शॉर्ट आंसर या ऐसे टाइप आंसर चाहते हैं। अब हम लोग सोचा धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रखें। क्यों? क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। और लड़का पूरा MA तक पढ़ के आता है, परंपरागत ऐसे टाइप लिखना, वहाँ वो फिर से अलग से कोचिंग लेता है। तो अगर हम अपनी शिक्षण व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था जोड़ दें तो निश्चित रूप से वो बच्चा तुरंत एम्प्लॉयबल हो सकता है, तुरंत वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे सकता है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो परिवर्तन है, हम लोग ये ध्यान के रखते हैं कि बच्चा एम्प्लॉयबल हो, कंटेंट्स उसके लिए रेलेवेंट हो, और जो भी चीज़ वो पढ़े वह उसके रोजगार में काम आए, रोजगार प्राप्त करने में काम आए, स्किल्स उनको इस प्रकार से मिले। इसलिए हम लोग इस प्रकार की बातें सोचते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ अगर आप वर्ल्ड में ओवर देखें तो कई ओपन यूनिवर्सिटीज़ बहुत फेमस भी हैं, वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाते हैं, और भारत में भी अब उन्होंने अपनी एक तरीके से खोल लिया है कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन वो कर सकते हैं। इग्नू या फिर हमारे जो डिस्टेंस एजुकेशन की जो लेवल है, उन जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लेवल में कितना फ़र्क है, और अगर फ़र्क है तो उसको किस तरीके से दूर करने की कोशिश की जा रही है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी कोविड-19 के दौरान कर्सेरा और एडेक्स, दो ऐसी संस्थाएं थी जो पूरे देश में, पूरे विश्व में फैली हुई हैं, और वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराती हैं। और जब इंडिया में आई तो यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को भी बताया, और अपने देश में हम लोग को भी ये नहीं मालूम कि हमारे यहाँ MHRD ने एक स्वयं प्लेटफॉर्म खोल रखा है, और स्वयं प्लेटफॉर्म में इसी कोर्स आधारित जो भी पाठ्यक्रम है, 3000 पाठ्यक्रम वहाँ उपलब्ध है। अच्छा। और उसमें निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, निःशुल्क।
और अब तक 2 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। कोविड के पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ। और कोविड में तो बहुत तेजी से उसमें प्रचार शुरू हो गया है। जो लोग अभी एडेक्स और कर्सेरा की ओर जाते थे, अब वो हमारे इस स्वयं प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं, जिसमें परीक्षाएं अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अदरवाइज मटेरियल बहुत अच्छा है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, मटेरियल पढ़िए, सीखिए, और उसका क्रेडिट ट्रांसफर भी हो सकता है परंपरागत विश्वविद्यालयों में। इसके लिए अभी नियम बना है, पहले 20% था, अब 40% होने की संभावना है। क्योंकि आप उन कोर्सेज को पढ़ें, और उन कोर्सेज में अगर आपको लगता है कि हमारे परंपरागत कोर्सेज में अगर 20 कोर्सेज, 20 में 2 कोर्सेज वहाँ से पढ़ लिया, हाँ। तो 2 कोर्सेज नंबर वहाँ से आ गए और 18 कोर्सेज यहाँ पढ़ने हैं। बहुत अच्छा। तो ये व्यवस्था भी हमारी है, और अपने देश में स्वयं प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD चला रही है। हाँ। और अभी हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक और चीज़ किया है कि ये जो कोर्सेज है इनको 8 भाषाओं में ट्रांसलेशन शुरू करा दिया। अच्छा। मतलब उससे अब जो तेलुगु में पढ़ना चाहे तो वही मटेरियल मिल जाएगा। हाँ। वही मटेरियल अगर उसको चाहिए बंगाली में तो मिल जाएगा। तो अभी पे अंग्रेजी में था, अब उसको 8 भाषाओं में ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। हमारे ख्याल से अगले हफ्ते तक या 10 दिन तक वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है उसमें कोर्सेज हमारे इंजीनियरिंग के हैं, कोर्सेज हमारे टेक्नोलॉजी के हैं, कोर्सेज हमारे UG के हैं, कोर्सेज हमारे PG के हैं। तो सारे कोर्सेज वहाँ उपलब्ध हैं, जिसका लगातार उपयोग हो रहा है। लेकिन शायद ये जागरूकता और बढ़ जाएगी तो 2 करोड़ हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ 25 करोड़ तुरंत हो जाएंगे। मैं इसी सवाल पे आपसे आ रहा था कि जागरूकता बढ़ाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे, युवा पीढ़ी को पता हो कि इस तरीके की चीज़ें भी हैं, इस तरीके के एवेन्यूज़ भी हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। अगर मुझको किसी अच्छे बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है तो भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। ये जागरूकता फैलाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, सरकार क्या कर रही है? देखिए, अभी UGC ने बहुत बड़ा प्रयास किया हुआ है। UGC ने लगातार वेबसाइट पे भी अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है, AICTE ने भी डाली हुई है। और विशेष रूप मैं अपने बारे में मैं जहाँ कभी बातचीत करता हूँ, अपनी बातचीत में 5-10 मिनट में 15-20 मिनट कहीं ना कहीं ले आके उसको बता ही देता हूँ लोगों को, जिससे कि हम विश्व में सबसे आगे चल रहे हैं। यहाँ तक प्रोग्राम बेस्ड लर्निंग के बजाय ये कोर्स बेस्ड लर्निंग कहलाती है। बिल्कुल। कोर्स बेस्ड लर्निंग जो मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड कहा गया है। हाँ। आप है ना स्वयं में जाइए, आप एग्रीकल्चर का कोर्स ले सकते हैं, साइंस का ले सकते हैं और हिंदी का भी ले सकते हैं, तीनों एक साथ पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। हाँ। जिसके लिए हमें परंपरागत नहीं सोचना, न दूरस्थ शिक्षा सोचनी है। तो जो हमारे पास शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है, जिसका टेस्ट है ना MHRD कराती है, परीक्षा सर्टिफिकेट से MHRD इशू करती है। तो ऐसे प्रामाणिक व्यवस्था को हम लोग नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। और कोविड-19 और नई शिक्षा नीति ने हम सबको जगा दिया है। और हम लोग को ये जो व्यवस्था, अच्छा ये व्यवस्था 2016 से चल रही है। ठीक है। एक और बड़ी बात यह है कि हमारे पास स्वयंप्रभा चैनल्स हैं। अभी तक लोग दूरदर्शन चैनल देखते थे, ज्ञान दर्शन चैनल देखते थे। स्वयंप्रभा के हमारे पास जो चैनल्स हैं वो 33 चैनल्स हैं। अच्छा। और ये डिश TV पे उपलब्ध है, और इसमें हर दिन 4 घंटे का फ्रेश कंटेंट है, और ये 6 बार रिपीट होता है। और इसमें जो चैनल्स दिए गए हैं उसमें से 10 चैनल्स केवल टेक्नोलॉजी पर हैं। ठीक है। जो सारे IIT वाले प्रोफेसर उसमें बात करते हैं। 10 चैनल्स उन्होंने PG और UG प्रोग्राम्स में दे रखे हैं। ओके। PG और UG प्रोग्राम्स में, जिसमें बच्चा अपने घर में बैठ करके पढ़ सकता है। हाँ। और इग्नू के पास भी 4 चैनल्स हैं, जिसमें हम लोग सर्टिफिकेट डिप्लोमा के बारे में बात करते हैं। मतलब इग्नू के बच्चों के लिए भी वो जो हम लोग बातचीत करते हैं चैनल के माध्यम से, मतलब अब उसको घर से बाहर निकल करके काउंसलिंग के लिए वहाँ नहीं जाना है, अब वो घर बैठे ही हमारा चैनल देखेगा और आराम से सारा मटेरियल उपलब्ध है। सारा मटेरियल उपलब्ध है, और टीचर से बातचीत कर रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, और सरकार इस दिशा में बहुत तेज गति से बढ़ रही है। और ये 2017 में शुरू हो गया था स्वयंप्रभा चैनल। ऐसा नहीं है कि मतलब कोविड-19 को देख के उन्होंने शुरू किया। हाँ, पहले से उनके मन में पहले से ही इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी। लेकिन इस दौरान इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। हाँ। और इसको भी जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें प्रमोट करने का प्रयास चल रहा है। सर, एक चीज़ और, जैसे हमने कोरोना की बात कर रहे हैं कि उसने एक अपॉर्चुनिटी भी दी, प्लेटफॉर्म भी दिया, और अपने आप को यूनिवर्सिटीज़ को भी अपग्रेड करने का कि एक दूसरे तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए, उनको कोर्स मटेरियल पहुंचाया जाए। जो एग्जामिनेशंस हैं, क्या वो भी ऑनलाइन कंडक्ट किए जा रहे हैं या कोई प्लान है? देखिए, अभी हमारे बच्चों में वो मानसिकता नहीं रह गई है कि तुरंत वो परीक्षा को ऑनलाइन दे सकें। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। और शायद जब कक्षा 10th और 12th, अभी हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड रेगुलेशंस 2020 पास किया है ODL ऑनलाइन के लिए। उसके तहत ये कहा गया है कि जो हमारा परीक्षाएं होंगी वो पेन एंड पेपर भी होंगी और कंप्यूटर बेस्ड भी होंगी। ओके। तो पेन एंड पेपर में हमारे बहुत से बच्चे कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ। क्योंकि जो हिंदी का बच्चा होगा, जो अंग्रेजी का बच्चा होगा, वो थोड़ा सा कंप्यूटर से भागेगा, संस्कृत का बच्चा होगा और भागेगा। इसलिए हम लोग का पेन एंड पेपर सिस्टम रखा है। ठीक है। और धीरे धीरे जब बच्चा हमारा 10th या 12th से निकल के आगे बढ़ेगा, तो हमारे ख्याल से आने वाले 2-3 साल में
ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग उस स्थिति में नहीं हैं कि हम लोग अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सारे के सारे बच्चों के लिए ऑफर कर सकें। इसलिए हम लोगों ने भी शुरुआत कर रखी है। हमारे पास जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं उसमें भी बहुत पॉपुलर नहीं, लेकिन हमने उसमें क्या कर दिया, ये पेन एंड पेपर सिस्टम भी लागू कर दिया है। ठीक है। जिससे कि बच्चा, तुम घबराओ मत, तुम अपना इम्तिहान दे सकते हो पेन एंड पेपर से भी, तुम्हारा ऑनलाइन इवैल्यूएशन भी करा देंगे। लेकिन साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद यह उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें धीरे धीरे उस दिशा में जाना है, जो कि पाश्चात्य देश उस दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ नंबर बहुत है, इससे नंबर को ध्यान में रखते हुए और हमारे बच्चे बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल भी हैं अपने नए सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए। एक परसेप्शन जो है ना, उससे ऊपर उठना है कि अगर आप रेगुलर कोर्स करने जा रहे हो, किसी कॉलेज में जा रहे हो, तो ही आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छी नॉलेज मिलेगी। आपको ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए भी वही सब चीज़ें मिल सकती हैं। सर, एक आखिरी चीज़ आपसे, आप स्टूडेंट्स के लिए और खासकर इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, इग्नू स्टूडेंट्स तो हमारे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि हमने संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था बना रखी है। क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि हम बच्चों के लिए हैं। इसीलिए जो हमने फेसबुक वाली जो व्यवस्था है या जो चैनल्स वाली व्यवस्था है, हमने अभी चैनल्स के माध्यम से बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया है। जो स्वयंप्रभा के चैनल्स हैं, हाँ, बताया। तो स्वयंप्रभा के चैनल से वो घर बच्चे अपना वीडियो देख सकते हैं। मतलब हम बार बार इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि लोग फेसबुक देखें, मोबाइल चाहिए। आपके घर में टीवी है तो टीवी से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सरकार अभी ये प्रयास कर रही है कि ये जो डिश टीवी वाले चैनल है, इसको हम दूरदर्शन इत्यादि पे उपलब्ध कराएं, जिससे हर बच्चा उसका उपयोग कर सके। सर, आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, जिस तरीके से इग्नू काम कर रहा है देश में युवाओं को शिक्षित करने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए, वो वाकई में बहुत ही मोटिवेटिंग है और बहुत अच्छा प्रयास है जो हमेशा से इग्नू लगा हुआ है। और आपके देखरेख में वो प्रयास जो है आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज हमारे शो में अभी बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।